Now we'll start lecture, today's lecture. Now 35 students are present now. I will ask one simple question to you. Is that how many problems you have solved? You can check it. Nearly about 6 to 7 problems we have completed. Now, is it we have required to take a next topic, or we have to take another 1 or 2 lectures, 1 or 2 problems or numericals on the CGMI? मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये पूछ रहा हूँ कि अभी मेरे को लग रहा है कि मैं एक नेक्स्ट चैप्टर ले लूँ, स्टार्ट करूँ. मीनवाइल कभी जरूरत पड़े तो हम ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे कभी कभी बीच में. ऐसा नहीं है कि हमने ये चैप्टर ही छोड़ने वाले हैं completely. So you have got some basic ideas related to the CGMI. I am thinking that I will start the new chapter, which is the first one, resultant of coplanar forces. So this is the first chapter of engineering mechanics. इसके बारे में मैं आपको खाली आज फोर्स मतलब क्या है, फोर्स के रिजोल्यूशन कैसे करने का, ये खाली मैं बताने वाला हूँ. और इफ यू वांट, अगेन इफ somebody want that कि I have to take another 1 or 2 numericals on this same chapter CGMI, then definitely I am going to take this. तो आप पे डिपेंड है अभी. आई विल आस्क 2 to 3 स्टूडेंट्स, वो उनको लगा कि और 1-2 प्रॉब्लम लेना चाहिए तो हम क्या करेंगे, और एक प्रॉब्लम ले लेंगे, 1-2 प्रॉब्लम ले लेंगे, नहीं तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, तो मैं संकेत पवार को पूछता हूँ. संकेत, रोल नंबर 62. यस सर. हाँ, अरे प्रॉब्लेम पुढे घ्यायचे CGMI चे का नेक्स्ट चॅप्टर घ्यायचं रे? सर घ्या ना प्रॉब्लेम. अजून हा, आतापर्यंत किती झाले प्रॉब्लेम टोटल? आतापर्यंत बघतो. एक 4 झालेत सर, 4 किंवा 5. 6 प्रॉब्लेम झाले टोटल. हो. झाले. हा. आपण काय करूया माहिती आहे का, मी तुम्हाला आज एक दुसऱ्या चॅप्टर मध्ये एक प्रॉब्लेम सांगतो, अजून 2 दिवसांनी ह्या चॅप्टर वरला आपण काय करूया की प्रॉब्लेम घेऊया, 1-2 प्रॉब्लेम घेऊया. कारण काय व्हायला लागलंय, तुम्ही त्याचा अभ्यास करणं गेलाय. सो यू हैव रिक्वायर्ड टू डू द स्टडी. आपको इसका स्टडी करो, 1-2 दिन बाद फिर हम क्या करेंगे, 1-2 प्रॉब्लम ले लेंगे. इज इट ओके पॉवर? हाँ, यस सर. So we will take today a next lecture, next topic we will take, and we will solve 1 or 2 problems of first chapter, and afterwards again we will take some problems
on CGMI. And about theoretical part, definitely theoretical part I am going to explain at the completion of all the numericals of first section. First section के numericals complete होने के बाद I will take all the theoretical part related to the engineering mechanics. And you check it. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितने भी थ्योरी होनी चाहिए वो थ्योरी तो ऑलरेडी मैंने बताई दी होती है. ऐसा नहीं होता कि उस थ्योरी पे आपका डिपेंडेंसी है. क्लियर? सो राइट डाउन. हॅलो सर. हाँ बोला की. सर मला मला काय वाटतं की जर दोन प्रॉब्लेम म्हणजे प्रॉब्लेम घेण्याऐवजी जर टेस्ट घेतली तर याच प्रॉब्लेम वरती म्हणजे काय. नाही आपण टेस्ट घेणार आहे. तुम्हाला त्यासाठीच म्हणतोय मी. अजून काय करा की 1-2 दिवस मी तुम्हाला टाइम देतो, अभ्यास करा. परत पुन्हा ज्याला एक प्रॉब्लेम 1-2 प्रॉब्लेम मी घेतो, त्यानंतर एक टेस्ट घेऊया. मीन्स 20 नेक्स्ट मंडे आवर टेस्ट विल बी देअर. कमिंग Monday. ओके सर. Coming Monday, we will take one chapter test. On that chapter test, that chapter test will be MCQ type. Hardly 3-4 questions will be asked to you. I am going to ask the answers, last answers. Okay. Okay, sir. Okay. Now we'll start the today's lecture on chapter number 1. Write down the in notebook, write it down. Chapter number 1, resultant of coplanar forces. Resultant of coplanar forces. Write down the heading, resultant of chapter number 1, a resultant of a coplanar forces. Now if you split the complete word here, complete आपने इसको split करके रखा, तो इसमें से सबसे important word है और सबसे important part जो है वो है force है. इस चैप्टर को मैंने split किया, word wise split किया, तो मैं weightage कैसे दे दूंगा देख लीजिएगा. फोर्स इज हैविंग मैक्सिमम वेटेज, क्योंकि सब कुछ ये कोप्लेनर रिजल्टेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कोप्लेनर फोर्स ऑन फोर्सेस. देन सेकंड इंपॉर्टेंट आई विल गिव रिजल्टेंट पे. सो एंड थर्ड इंपॉर्टेंस आई विल गिव टू द कोप्लेनर. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म्स one by one. So first I will explain what is mean by forces. Now in 12th you have learned what is mean by forces. Forces का definition आपको शायद 12th में पढ़ाया है आपने. So can anybody define the forces? Can anybody define forces? Forces का meaning क्या रहता है, कौन बताएगा क्या? मैंने एक कंप्लीट चैप्टर को 3 में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट इज द फोर्सेस, सेकंड पार्ट इज द रिजल्टेंट एंड थर्ड इंपॉर्टेंस इज द कोप्लेनर. ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वर्ड फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है. फोर्सेस समझ में आ गया तो कोप्लेनर एंड रिजल्टेंट आपको समझ में आ जाएगा. तो इसके लिए नो दिस इज अ न्यूटन्स लॉ. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इट इज अ न्यूटन्स लॉ. आई एम आस्क्ड व्हाट इज मीन बाय फोर्स. हम किसे फोर्स कहते हैं? एक्सटर्नल एनर्जी एक्टिंग. हाँ, एक्सटर्नल एनर्जी एक्टिंग अपॉन एनी बॉडी. एक्टिंग अपॉन एनी बॉडी. ओके, अब लेकिन बॉडी पे एक्ट होने से क्या हो जाएगा उस पे? हाँ, लेकिन हो जाएगा. हाँ, नाउ इट टेंड्स टू अ मोशन और इट विल बी गेट इनटू द मोशन. हियर आपको ऐसा एक कोई ऑब्जेक्ट है, आपको क्या करना है, इसको पुल और पुश करना है. सपोज दैट मेनी पीपल आर अप्लाइंग द फोर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन. इधर से एक फोर्स है, इधर से एक फोर्स है. लेकिन व्हाट इज मीन बाय फोर्स आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. इट इज अ एक्सटर्नली एजेंसी. इट इज अ एक्सटर्नल एजेंट बाय व्हिच पुश और पुल फेनोमेना इज गोइंग टू एग्जिस्ट. इसको हम फोर्स बोलते हैं. एक एक्सटर्नल एजेंट है जिसके कारण इस बॉडी पुश और पुल मोशन में जाने की संभावना है.
आई एम सेइंग इट इज अ संभावना बोल रहा हूँ, और मे बी इट इज इन मोशन ऑल्सो, ऐसा नहीं कि उसका मीन्स देयर इज अ टू वर्ड्स, इट टेंड्स टू अ मोशन, टेंड्स टू मोशन, टेंड्स टू मोशन मीन्स इट इज अबाउट टू मोशन, मोशन पे, मोशन को लिए जा रहा है, और इट मे बी इन अ रेस्ट कंडीशन ऑल्सो। बाय अप्लाइंग फोर्स, फोर्स अप्लाई करने के बाद दो बातें होने के चांसेस है, इट टेंड्स टू अ मोशन और इट रिमेन्स इन अ रेस्ट कंडीशन। Again, I am repeating this word very patiently. I will explain here. एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जिसके कारण बॉडी विल बी रिमेन इन अ रेस्ट कंडीशन और इट विल बी टेंड्स इनटू अ मोशन अंडर पुल और पुश फेनोमेना, अंडर पुल और पुश फेनोमेना। पुल मतलब इसको खींचा जा सकता है और इसको आगे ढकेल सकता है, इसको हम पुश बोलेंगे, इसको हम पुल बोलेंगे। सो एक्सटर्नल एजेंट के कारण कोई बॉडी रेस्ट से मूव होने के चांसेस है, मीन्स मूव करने की कोशिश करेगा, या इट विल बी इन मोशन ऑल्सो। सपोज दैट इफ आई अप्लाइड, सपोज दिस इज अ 100 किलोग्राम वेट इज देयर, एक 100 किलोग्राम वेट का लगेज है, उस पे हमने फोर्स अप्लाई किया और द पर्सन हु इज अप्लाइंग फोर्स उसका वेट खाली 20 किलोग्राम है, तो ऑब्वियसली आई can't move this 100 kilogram weight stone from his own location। एक 100 किलोग्राम का एक वेट है, 100 किलोग्राम को वेट को ढकेलने के लिए 20 किलोग्राम वेट वाला पर्सन ने फोर्स अप्लाई किया, तो ये मोशन में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। फिर भी उसने फोर्स अप्लाई किया है, so then also I can say he has applied the force, am I right? So remember that it is a physical quantity. Force is it is not a physical quantity. Sorry, it is not a physical. It is having a quantity. Force को quantity है। Second thing, इसको direction भी है। किस दिशा से हम अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स की खासियत मैं बता रहा हूं अभी कि फोर्स क्या है, कि फोर्स को क्वांटिटी है, बट वी कांट सी फिजिकली दिस। हम फिजिकली देख नहीं सकते, हमने फोर्स अप्लाई किया है, कितना किया है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कितना मींस फिजिकली हम वी कांट ऑब्जर्व। पर्सन आगे से जा रहा है तो फिजिकली मैं देख सकता हूं ना, वो आगे से जा रहा है, लेकिन फोर्स आगे से जा रहा है ऐसा कुछ दिख नहीं सकता। इट इज नॉट अ फिजिकल, बट आई कैन से हियर दैट इट इज हैविंग सम क्वांटिटी, इट इज हैविंग डायरेक्शन। ये 20 kilogram, or suppose that in I will put in terms of in Newton so that you will not get confused here. Suppose that 2 Newton force has applied on this body. ये 2 Newton इधर अप्लाई करने की जगह इधर अप्लाई किया तो उस बॉडी पे होने वाला जो मोशन है और बॉडी पे होने वाला इफेक्ट है वो अलग रहेगा। तो सेम फोर्स आई हैव अप्लाइड हियर, 2 Newton इधर अप्लाई करने की जगह इधर अप्लाई किया या इधर अप्लाई किया, तो इसका इफेक्ट अलग आता है, इसलिए मेरे को वो डायरेक्शन भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, द फोर्स इज हैविंग, फर्स्ट थिंग आई विल पुट हियर, फोर्स इज हैविंग अ क्वांटिटी। कितना है वो हमको पता होना चाहिए। सो 2 Newton ऑलरेडी आई हैव मेंशन, इट इज हैविंग अ डायरेक्शन। डायरेक्शन भी इसका इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 Newton इधर अप्लाई किया या 2 Newton उस साइड अप्लाई किया, बहुत मैटर करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, हियर आई हैव अप्लाइड 2 Newton फोर्स ऑन द बॉडी, इस साइड को अप्लाई किया या इसको इस साइड पे अप्लाई किया, बॉडी पे होने वाला इफेक्ट डिफरेंट है। इसलिए फोर्स की डायरेक्शन भी मेरे को बहुत, डायरेक्शन भी कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम फोर्स है, सेम क्वांटिटी है, लेकिन डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड थिंग, वो किधर अप्लाई किया है वो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स वी हैव रिक्वायर्ड टू ऑलवेज कंसिडर ड्यूरिंग सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल और ड्यूरिंग सॉल्विंग एनी एक्चुअल प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द नेचर। नेचर में जो भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट है वो फाइंड आउट करने के लिए, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कोई भी फोर्स होगा तो उसके ये 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी, हाउ मच इट इज अ क्वांटिटी, direction, in which direction it is applied, and position, at which position it is applied. I will take a simple example here. Suppose that one tractor is there and we want to move from one location to the another location.
आई ड्रॉ अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैक्टर और एनी 4-व्हीलर व्हीकल आई विल ड्रॉ। अभी ये रेस्ट कंडीशन पे है, रेगुलर एग्जांपल मैं बता रहा हूं। इधर आपको इधर इसको क्या करना है कि इसको रेस्ट कंडीशन से उसको मूवेबल करना है, आगे इस साइड को मूवेबल करना है। तो पोजीशन कितना मैटर करता है देख लीजिएगा। सपोज दैट इफ आई अप्लाई द फोर्स हियर, यू हैव अप्लाइड 100 न्यूटन फोर्स, इफ यू अप्लाइड हियर, आपने 100 न्यूटन फोर्स इधर अप्लाई किया, आपको इस डायरेक्शन को उसको मूव करना है, और 100 न्यूटन फोर्स इस दिशा डायरेक्शन से अप्लाई किया। तो देख लीजिए पोजीशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इधर अप्लाई किया लेकिन मेरे को मोशन इस साइड को चाहिए, तो दिस फोर्स इज क्वाइट गुड फॉर अस, बट सेम फोर्स if I applied on another position, that will not be useful for in our case. So, and similar way, how much force, direction is also important, and where it is applied or it is a position also मेरे को बहुत important है। Now if you see mathematically here, mathematically आप देखा जाए जिस कोई भी टर्म को क्वांटिटी एंड डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इन मैथमेटिकल वे आई एम सेइंग दैट, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। ऑलरेडी यू हैव अंडरस्टूड दिस थ्री टर्म। फोर्स के तीन बहुत अहम पहलू जो है, वो पहला पहलू है उसका क्वांटिटी, सेकंड है डायरेक्शन, एंड थर्ड इज द पोजीशन। एंड इन मैथमेटिक्स द टर्म हु इज हैविंग अ क्वांटिटी एज वेल एज अ डायरेक्शन, दैट टर्म इज कॉल्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर टर्म। एंड सम टर्म्स को सपोज दैट ओनली क्वांटिटी ही है, देन वी कैन कॉल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो आई कैन से दैट स्केलर क्वांटिटी में फोर्स आता ही नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स आता है। मीन्स आई कैन से इट इज हियर दैट to a -20 न्यूटन और +20 न्यूटन। मीन्स माइनस रिप्रेजेंट डायरेक्शन, इस दिशा से जा रहा होगा तो पॉजिटिव, इस दिशा से जा रहा होगा तो निगेटिव, राइट। सो डायरेक्शन रिप्रेजेंट, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स हियर अ डायरेक्शन in a vector quantity, you know this. The negative sign or a positive sign, negative or a positive sign represents the direction and magnitude, you know that. Okay, so the term who's having a direction and magnitude, this term is called as a vector quantity, and force is a vector quantity. Means I can say that the rules which is applicable for a vector quantity, same rules we have required to apply for a force. Again I am repeating this, the rules which we are applying for a vector quantity, same rules we are required to apply for a force also. Means I will take a simple example. Suppose this is a body is there, two forces are there, one force is applied from this direction, it is a 20 Newton force is there, and this force is applied in this direction and it is a 40 Newton force is there. Again it is an inclined one, 20 Newton is a completely horizontal, 40 Newton is a completely not horizontal, it is a quite inclined. I will consider this angle is a 30 degree. Am I right? Now in a vector quantity, always we have required to consider the resultant of two forces or more than two forces. वेक्टर क्वांटिटी में शायद आपने वेक्टर क्वांटिटी का कोई फॉर्मूला देखा होगा, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। इससे हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। रिजल्टेंट का मीनिंग इसका आउटपुट क्या है, इधर से हमने 20 न्यूटन अप्लाई किया है, इधर से 40 न्यूटन अप्लाई किया है, ये बॉडी मूव किधर हो जाएगी और कितने फोर्स से मूव हो जाएगी, उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं। बिकॉज इफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज देयर, वेक्टर क्वांटिटी का भी कोई भी आप एक न्यूमेरिकल ले लीजिएगा, उस वेक्टर क्वांटिटी में आपको उस वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। Am I right?
So here, suppose that 20 Newton is horizontal, 40 Newton is applied on a body which is inclined by 30 degree. ये body किस दिशा से जाने वाली है और कितने एंगल से जाएगी, उसको हम रिजल्टेंट बोलते हैं. मेरे को शायद मैं प्रिडिक्ट इधर कर सकता हूं कि 20 न्यूटन इधर से है, 40 न्यूटन इधर से है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस बॉडी इज गोइंग टू मूव बाय 15 न्यूटन in this direction. There is a possibility. मेरे को पक्का पता नहीं है, आंसर्स might not be correct here, but I can say that because उधर का 40 न्यूटन फोर्स है, इधर का 20 न्यूटन फोर्स है, इंक्लाइन है, तो इस दिशा से ये बॉडी मूव होने के चांसेस है. और यू कैन टेक अ सिंपल एग्जांपल. यू आर स्टैंडिंग हियर, आप इधर खड़े हैं, आप कुछ तो फोर्स इस बॉडी पे लगा रहे हैं, और सिमिलरली I will not give an inclination also. Khali is standing here. और कोई एक पहलवान है, वो इधर खड़ा है, वो उधर से फोर्स अप्लाई कर रहा है. आपने शायद, I will consider you have applied 50 Newton force, and from this direction there he has applied 150 Newton force. Obviously, I can give you a guarantee that this body is completely going to move in this direction by 100 Newton. Because these two forces are acting in opposite direction. These two forces are acting in opposite direction, and this force is a more. So 100 न्यूटन से ये बॉडी इधर मूव जाएगी, तो मैं बोलूंगा इसका रिजल्टेंट जो है वो 100 न्यूटन है. रिजल्टेंट मीन्स इसका आउटपुट क्या है. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? और बॉडी पे आप देख लीजिएगा, not only one force is going to exert, there are many forces are going to exert. How I will give example. आप शायद व्हीकल चलाते होंगे, तो व्हीकल चलाते वक्त कितने फोर्सेस होते हैं वो समय आपको खाली बताता हूं, ताकि आपको अंदाज आ जाएगा. सपोज दिस इज अ व्हीकल. ये व्हीकल आगे जाने के लिए इंजन थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करता है. आई विल रिप्रेजेंट इट बाय T. आगे जाने के लिए इंजन थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करता है. व्हीकल का खुद का वेट होता है, वो डाउनवर्ड होता है. आई विल रिप्रेजेंट बाय W. सेकंड फोर्स, खुद का वेट और पैसेंजर का वेट आप कंसिडर कर लीजिएगा. सो दिस इज अ W, टोटल वेट ऑफ अ व्हीकल इंक्लूडिंग पेलोड और इंक्लूडिंग ऑल द पैसेंजर्स. नाउ थर्ड फोर्स इज गोइंग टू एक्ट हियर, द फ्रिक्शनल फोर्स due to the road. This is the third force. Now fourth force is going to act here, wind force. विंड के कारण होने वाला फोर्स, क्योंकि उसको रिपल्शन कर रहा है ना. Am I right? So सिंपल व्हीकल जो हम रेगुलर यूसेज के लिए जो व्हीकल देखते हैं, वो व्हीकल भी कम से कम आप देख लीजिए 4 या 5 लोड उस पे रहते हैं. 4 या 5 लोड्स आर प्रेजेंट ऑन दिस व्हीकल. ओके, नाउ मिनिमम आई एम सेइंग दैट हियर, एक सादी व्हीकल, आप रोड से जो भी जाने वाली व्हीकल है ना, उस व्हीकल पे कम से कम कितने फोर्सेस रहते हैं? 1, 2, 3 एंड 4. नाउ इसका रिजल्टेंट क्यों? हेलो प्रशांत. टी कशाचा आहे ते? टी म्हणजे थ्रस्ट फोर्स. इंजिन हैज प्रोड्यूस्ड सम पावर. इंजिन हैज प्रोड्यूस, इधर इंजिन होगा क्या नाही? हाँ, इंजिन जे पॉवर तयार केलेले असणार आहे, दिस पॉवर इज कॉल्ड एज ए थ्रस्ट फोर्स. द इंजिन हैज प्रोड्यूस्ड, सपोज दैट दिस इंजिन इज नियरली 1000 cc का इंजिन है. और यू कैन टेक एग्जांपल आल्सो, some Mercedes vehicle is having the power more than 500 cc, and if you take our Maruti Suzuki which is having a 1200 cc vehicle, so 5000 cc vehicle is having highest speed as compared to the Maruti. Am I right? So thrust force is depends on the engine capacity. इंजन की कितनी कैपेसिटी है उस पर डिपेंड रहता है. सो थ्रस्ट फोर्स इज द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इंजन. weight is also one type of a force.
फ्रिक्शनल फोर्स तो आपको पता ही है, द रेजिस्टेंस ऑकर्ड ड्यू टू द रोड, रेजिस्टेंस ऑकर्ड ड्यू टू द रोड, एंड विंड फोर्स, और विंड से जो रिपल्शन आने वाला है विंड के कारण। आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा, ज्यादा स्पीड विंड का स्पीड होगा तो आपके व्हीकल का स्पीड कम रहता है। सपोज दैट बहुत तेजी से हवा आ रही है तो आप टू व्हीलर पे है शायद, तो टू व्हीलर पे जा रहे होंगे तो आपको रियलाइज होता है कि आपका टू व्हीलर का स्पीड कम रहता है क्योंकि विंड इज हैविंग मैक्सिमम फोर्स। क्लियर? एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया, लेकिन आप इसका आउटपुट देख लीजिए, जो रिजल्टेंट है उसका, तो रिजल्टेंट ऑब्वियसली इस दिशा से है। क्यों? डिजाइन करते वक्त हमने व्हीकल इस तरह से डिजाइन किया होता है कि इट विल कवर ऑल द रिवर्स फोर्सेस और रिपल्शन फोर्सेस, विंड फोर्सेस को और फ्रिक्शनल फोर्सेस को ओवरकम करके वो फोर्स को आगे जाना है। तो रिजल्टेंट फोर्सेस इज ऑलवेज अलोंग विद द थ्रस्ट फोर्स इन आवर व्हीकल। ये हमें डिजाइन करते वक्त ही डिजाइन किया था। फॉर एग्जांपल सपोज दैट व्हीकल का वेट 500 न्यूटन है और आपने इधर थ्रस्ट फोर्स इंजन खाली 100 सीसी का लगाया। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देख लीजिए। 100 सीसी का इंजन है, 500 न्यूटन मतलब 50 किलोग्राम। आई विल टेक अ 5000 न्यूटन। 5000 न्यूटन, उसका वेट कितना हो गया? 500 किलोग्राम वेट हो गया। 500 किलोग्राम वेट है, 100 सीसी की गाड़ी है। आवर रोड जो है वो इंडियन रोड टाइप कंसिडर कर लीजिएगा। इट इज नॉट अ स्मूथ रोड, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज देयर। मेरे को पक्का पता है ये थ्रस्ट फोर्स इज नॉट सफिशिएंट टू मूव दिस व्हीकल फ्रॉम हिज ओन पोजीशन। मैं रिपीट बताता हूं, अभी 5000 न्यूटन फोर्स बॉडी पे है, सिंपल 100 सीसी की व्हीकल है और फ्रिक्शनल फोर्स बहुत है, इधर रफ रोड है, कंप्लीटली रफ रोड है। सो आई हैव अ गारंटी दैट द 100 सीसी is not sufficient to pull this vehicle because that thrust force is not generated by the vehicle. Now many times you have observed one example. आपने ये एक एग्जाम्पल शायद देखा होगा, स्लो पे ट्रैक्टर है, उसके और ट्रेलर है, कंप्लीटली फील्ड ट्रेलर है। आपण बघितलं असेल बघा, ट्रॅक्टर असतो या चढावर लागलेला असेल। Many times we are observing that the thrust force generated by tractor is not sufficient to pull this trolley because whatever the force generated, जो भी फोर्स है वो रिवर्स साइड का फोर्स ज्यादा होता है as compared to the thrust force. Am I right? So what we wanted to find out in this first chapter कि what is the resultant of applied forces. कोई भी बॉडी होगी तो उस बॉडी पे कितना रिजल्टेंट कितना हो रहा है। सपोज दैट वन बॉडी इज देयर, उस पे 100 फोर्सेस है, इतने बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई किए हैं, तो ये बॉडी इतने बहुत सारे फोर्सेस उस पे अप्लाई किए हैं। ये फोर्सेस अप्लाई होने के बाद ये बॉडी कौन सी दिशा में कितने मैग्नीट्यूड से जा रही है, ये हमको इस चैप्टर में फाइंड आउट करना है। सपोज दैट, और कोई ऐसा कोई है क्या कि डायरेक्टली देख के बता सके कि ये इतने फोर्स से इतने इस दिशा से जा रहा है। आई विल गिव सम एग्जांपल। दिस इज अ 10 न्यूटन, इट इज अ 15 न्यूटन, इट इज अ 5 न्यूटन, इट इज 100 न्यूटन, इट इज अ 200 न्यूटन, इट इज अ 2 न्यूटन, इट इज I will take it is a 400 न्यूटन and it is a 300 न्यूटन। इतने सारे फोर्सेस बॉडी पे है। Now already you can check the definition of force. फोर्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इसको मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, ये फोर्स इस दिशा से है, ये फोर्स इस दिशा से है। Am I right? So by applying these many forces, कोई ऐसा लड़का है इधर या कोई ऐसा जीनियस है कि देख के बता सके कि इस बॉडी पे इतना इतना फोर्स एक्ट होने वाला है, और वो बॉडी, ये बॉडी
इस दिशा से या इस दिशा से जाने वाली है विथ दैट मच मैग्नीट्यूड, ऐसा बता के पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट अ प्रिडिक्शन, हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। अभी आप बोलेंगे कि हमें क्यों फाइंड आउट करना पड़ता है, द रीजन आई विल टेल दैट, कोई भी स्ट्रक्चर आपने, सपोज दैट सिविल स्ट्रक्चर आपने देख लिया, कोई टावर बनाने वाला, टावर एस्टैब्लिश करना है, सपोज दैट बिग टावर एस्टैब्लिश करना है हमको, तो हमको पता होना चाहिए कि इस टावर पे कितना अमाउंट अपने फोर्सेस आने वाले हैं और इसका रिजल्टेंट कितना नीचे आने वाला है। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं कि वी विल अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, इसको रिपल्सिव फोर्स कितना अप्लाई करना है, इधर किधर कितने वेट के बीम्स बनाने हैं, ये हम डिसाइड कर सकेंगे। कि इसका रिजल्टेंट हमको पता होना चाहिए कि विंड से कितना फोर्स आने वाला है। सपोज दैट दिस इज टावर से कुछ लाइन को जुड़ी हुई है, तो उस लाइन से कितना फोर्स आने वाला है इस टावर पे, तो उसका टोटल रिजल्टेंट कितना है, और उस रिजल्टेंट को सस्टेन करने के लिए हमें कितने साइज के बीम लगाने पड़ेंगे, ये हमको फाइंड आउट करना, बाद में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कितना फोर्स जनरेट होता है उतना तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? सो रिजल्टेंट हमें किसी भी, कोई भी फोर्सेस रिलेटेड ऑब्जेक्ट होगा, देन वी हैव रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ एनी फोर्सेस। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, कोई भी बॉडी होगी, उस बॉडी पे n नंबर ऑफ एनी फोर्सेस आर गोइंग टू एक्सर्ट। उस फोर्सेस को कंसिडर करके उस बॉडी से होने वाला रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितना है और वो किस दिशा से जा रहा है, वो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। सपोज दैट इस बॉडी का रिजल्टेंट है कि 100 न्यूटन एंड इट इज मूविंग 10 डिग्री, 10 डिग्री से वो आगे से जा रहा है, ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये प्रिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रिडिक्शन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस प्रिडिक्शन इट इज इम्पॉसिबल टू रिस्ट्रिक्ट दिस बॉडी। इस बॉडी को हमको ठहरना है, उसको हमको स्टॉप करना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल बाय जस्ट ऑब्जर्विंग दिस बॉडी। मेरे को इधर स्टॉप करना है तो मैं क्या करूंगा, 100 न्यूटन का सेम अमाउंट अपने फोर्स आई विल अप्लाई इन दिस डायरेक्शन विथ 10 डिग्री, इधर भी 10 डिग्री है, उसको भी 10 डिग्री दे दूंगा, इस बॉडी को मैं स्टॉप कर सकता हूं। Am I right or wrong? Again I am repeating this. This body has produced 100 Newton of any resultant force with a angle of 10 degree. अभी मेरे को क्या करना है कि इस बॉडी को रेस्ट करना है, उसको ठहरना है, उसको मेरे को ठहराना है, स्टॉप करने का है। तो मैं क्या करूंगा, सेम अमाउंट ऑफ एनी फोर्स 100 न्यूटन फोर्स आई विल अप्लाई इन अपोजिट डायरेक्शन, देन डेफिनेटली आई एम हैविंग ए श्योरिटी दैट दिस बॉडी इज गोइंग टू स्टॉप, this body is going to stop. So for such type of for such thing we require to find out the resultant. Now अभी एक बहुत important issue क्या है कि forces are not either horizontal or either vertical, they may be inclined also. If you have seen in diagram, ऐसा forces हो सकते हैं, ऐसे forces हो सकते हैं, am I right? Maybe forces is applied horizontally, maybe forces applied vertically. अभी क्या हो रहा है कि इतने सारे डायरेक्शन से, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कोई भी किसी दिशा से जा रहा है, ऐसे फोर्सेस के डायरेक्शंस होंगे, तो उस पे क्या करने का, इसलिए क्या किया, some scientific community has came forward and they said that this is a vector quantity, so we'll put a sign convention for this. And what type of any sign conventions they have considered? If the forces is moving in upward direction, I will consider it is a positive. If any force is moving towards this direction, it is a positive. Opposite to this, it is a negative, and downward it is a negative. So this sign convention we are going to use throughout our engineering mechanics.
Basically, if you see that this type of a sign convention you have used previously also. In 12th also you have used the same sign convention, no? आपने 12th में भी शायद यही साइन कन्वेंशन यूज किया था. Yes, sir. Positive, Yes, sir. above side positive, negative and negative. Am I right? So same sign conventions we are required to use here also. So if any force is moving in this direction, it is a positive. If this is moving in this direction, it is a positive. But how we can resolve these forces, because it is not either moving in horizontal direction or vertical direction. Am I right or wrong? Here, this is 100 Newton, I will consider positive. This is 100 Newton, I will consider it is a positive. But इसका क्या करने का? ये भी 100 Newton है, ऐसा consider करके चलो. आपको क्या लगता है इसका क्या करने पड़ेगा? दो जो अदर फोर्सेस है, ये भी सपोज दैट ये भी फोर्स है, एक 200 न्यूटन फोर्स है एंड ये भी एक 300 न्यूटन का फोर्स है. ये फोर्सेस हॉरिजॉन्टल भी नहीं है और वर्टिकल भी नहीं है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करने का? किसी को कुछ आइडिया है? So I will tell here that, मैं इधर बताता हूं आपको, इसको हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा. रिजॉल्व मतलब इस फोर्स का कंट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टली कितना है एंड इस फोर्स का कंट्रीब्यूशन वर्टिकली कितना है, ये मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा. इस फोर्स का कंट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टली कितना है एंड इस फोर्स का सेम फोर्स का कंट्रीब्यूशन मींस 100 न्यूटन में से इसका हिस्सा कितना है, हॉरिजॉन्टल का कितना हिस्सा है और वर्टिकल का कितना हिस्सा है, वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसी को ही हम रिजोल्यूशन बोलते हैं. सिमिलर थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर आल्सो. इसका भी मैं सेम करूंगा. 300 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंट्रीब्यूशन कितना है एंड वर्टिकल कंट्रीब्यूशन कितना है. सिमिलरली 200 न्यूटन का भी सेम थिंग मैं करूंगा. 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंट्रीब्यूशन कितना है, वर्टिकल कंट्रीब्यूशन कितना है. So how to find out that? How to find out the contribution of 200 Newton in horizontal direction and vertical direction, 300 Newton का horizontal direction and vertical direction? That process is called as a resolution. That process is called as a resolution. And शायद ये resolution जो हम कर रहे हैं, वो resolution बहुत ही simple तरीके से करते हैं हम. There is no big thing is included in this. Just we are using a sign convention. Sorry, we are using a sin and cos theta here. Just we are using here sin and cos theta. Now if suppose that if I consider this is a triangle, मैंने ये triangle consider कर लिया and this angle is a theta and this is a force which is 100 Newton. Now what will be this and what will be this, you know that. Suppose that I will consider this is a x and this is a y. And what thing I have required to find out? I have to find out x and I have required to find out y. Now who is going to tell this now? Sir, x is f cos theta. Correct. So I will put here. And y is f sin theta. I will put here. Sin theta and cos theta I will put here. What is the sin theta? Y upon f. 100. Y upon f. And x upon 100. And what I have required to find out here? Y is equal to 100 sin theta and x is equal to 100 cos theta. So I will get the contribution here. You can check it. If theta is a 10 degree, you can put here 100 sin 10. You are going to get answer of this. And you can put here also 100 cos 10. You are going to get a contribution of 100 Newton force along horizontal direction and contribution of 100 Newton force in a vertical direction. Okay, so remaining portion we will see in the next lecture. Less than 1 minute left now. So tomorrow again we will go through it. ये कैसा आता है, क्यों आता है, सब कुछ मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा. Okay, so we'll stop here. Those who have not kept the attendance in the chat box, please keep your attendance in the chat box.